नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, आपका यानी कि आम लोगों का। तो इस समय आम बजट पेश हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने आम बजट पेश करते हुए लगभग 8 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है और इसकी बहुत तारीफ भी हो रही है। तारीफ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए खास तक 2 लाख करोड़ का बजट उनके लिए पेश किया गया है कि 2 लाख करोड़ माफ़ करेंगे, 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे। ऐसे उसमें कम से कम 2 लाख करोड़ जाने वाले हैं। तो ऐसे में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या ये बजट जो कि हमेशा अजीत पवार जी पेश करते थे, इस बार उनकी अनुपस्थिति में देवेंद्र फडणवीस जी ने बजट पेश किया है और इस बजट के क्या मायने हैं, क्या इससे महाराष्ट्र सरकार की इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ेगी, कैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस समय काफ़ी परेशानी में, मुंबई कर MMR के इलाके के लोग परेशान हैं, उनकी किस तरह गति मिलेगी कामों में, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और ख़ासकर इस बजट में किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, चुनावी बजट नहीं हम कह सकते। चुनाव के लिए अभी कम से कम 3 साढ़े 3 साल वेट करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा, ऐसे चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसी पर हमारे साथ नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए साथ में है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आम बजट पेश की गई है, क्या इसे हम लोक लुभावन कहें या कि महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए ये बजट पेश किया गया है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का बजट है ये, और देवेंद्र फडणवीस जी इस समय महाराष्ट्र के नंबर 1 चाणक्य रणनीति वाले नेता माने जाते हैं और एक सफल मुख्यमंत्री भी माने जाते हैं। तो इस बार उनके हाथ में बागडोर थी बजट की अजय दादा के जाने के बाद। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? क्या ये आम है कि ये खास है कि लोक लुभावन है? इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि इसको लोक लुभावन बजट की संज्ञा दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव वगैरह का कोई माहौल नहीं है जी। पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस जी सत्ता में पूरी तरह मजबूत बने हुए हैं। इनकी महायुति सरकार को लेकर कोई भी इस तरह का संकट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो ये बजट है, देखिए महाराष्ट्र का बजट, महाराष्ट्र जो ये देखिए देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि ये देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का ये केंद्र है। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है राज्य की, देश की। और महाराष्ट्र का जो बजट इनका हर साल जारी किया जाता है। हर साल बजट में कुछ, हाँ ये है कि महाराष्ट्र के बजट को लेकर ये चर्चा जो हो रही थी कि जैसे लोक लुभावन की बात की आपने, कुछ योजनाएं जैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा सरकार पे दबाव बढ़ रहा था, तिजोरी पर भार पड़ रहा है। तो इसमें एक भार और है, जैसे 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जा रहा है पैसे, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ ये अंदाजा लगाया गया है, कल फडणवीस जी ने स्वयं कहा पत्रकारों से कि इसका 35,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च जो है किसानों की कर्ज माफी से होगा। ये बात सही है कि किसानों को, बलिराजा को कर्ज माफी या उनको उस तरीके की सुविधाएं दी जानी चाहिए। उनका बिजली बिल भी माफ़ किया गया है और 20,000 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था आगे भी उनके लिए की गई है। लेकिन जो ये बजट मुख्य रूप से ये इंफ्रा बजट कहा जाएगा। इंफ्रा योजनाओं पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये औद्योगिकीकरण और शहरीकरण पे जोर दिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें आपको कि 2047 का ये विकसित महाराष्ट्र का खाका पेश किया गया है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी की बात है। 2026 में 2047 के विकसित महाराष्ट्र का खाका या विकसित महाराष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं। 2047 में कौन रहे? मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल है तो कोई नहीं रहेगा। वही बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री वहां मोदी के नक्शे कदम पर ये चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष ने भी यही कहा है कि भाई आप, विपक्ष है कहाँ, जो भी बचा है, नहीं कुछ जो भी बचा है उसका भी यही कहना है कि भाई आप ये कौन सा सपना दिखा रहे हैं। सामान्य रूप से जो है, जो समस्याएं हैं महाराष्ट्र की हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या का निदान इस तरह कर्ज माफी देकर किया गया है। लेकिन इसका अल्टीमेट देखिए, आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जिस तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकरण हो रहा है, इससे आने वाले समय में कुछ सालों में 70% आबादी महाराष्ट्र की शहरों में निवास करने लगेगी। और वो शहरों का निवासी जो है वो भी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से योगदान देने वाला है। उसी पर देवेंद्र फडणवीस जी की नज़र भी है।
तो वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। शहरों में मेट्रो का जाल बिछाओ, सड़कों का जाल बिछाओ, टनल रोड है, हाँ टनल रोड बनाओ, वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ और रेलवेज का भी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सहयोग से वो करो। लेकिन और बाकी जो पर्यावरण खराब होगा, जो प्रदूषण बढ़ेगा, उसकी व्यवस्था कुछ दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में वन क्षेत्र बहुत तेजी से घट रहा है। नियम था अंग्रेजों के ज़माने में तो 35% वन का था, अभी तक 33-30% तक आ गया है, 25% तक। कम से कम वन क्षेत्र होना चाहिए देश में, अगर पर्यावरण को आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। इस समय महाराष्ट्र में वन क्षेत्र जो है 20% से नीचे आ गया है। क्या इसका कारण आप देख ही रहे हैं, शहरीकरण के पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, उद्योग के लिए जमीन लग रही है, प्रोजेक्ट के लिए इतनी जमीनें लग रही हैं, तो जमीनें तो पैदा नहीं की जा सकती। आप और चीजें पैदा कर सकते हैं, जमीन पैदा नहीं। तो पेड़ लगाने का उन्होंने एक योजना बनाई है, 300 करोड़ पेड़ हम लगाएंगे। मतलब वहाँ बांस की एक अलग योजना है, वो बांस को घास योजना में शामिल करके उसको कहा गया है, लेकिन पेड़ लगाने, वृक्ष लगाने के 300 करोड़ वृक्ष अगले 5 सालों में लगाएंगे, योजना उनकी बनी है। लेकिन पर्यावरण के लिए मात्र 250 करोड़ रुपए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, हवामान बदल के लिए 250 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। तो ये काफी कम है। इस तरह लोगों का, पर्यावरणवादियों का कहना है, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का जितना भारी भरकम बजट है, महाराष्ट्र में जितने तेजी से विकास हो रहा है, उसके लिए पर्यावरण और प्रदूषण पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उस तरफ ध्यान कम दिया गया। लेकिन मिश्रा जी, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि लगभग 8.25 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की इतना इनकम भी है कि नहीं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि कर्ज जो बढ़ रहे हैं सालों साल, जो महाराष्ट्र के ऊपर कर्ज बढ़ रहे हैं, देश के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक के जो कर्ज बढ़ रहे हैं, उसके अंदर लाडली बहना योजना है, अब किसानों को कर्ज माफी है। तो इस सब योजनाओं का जो असर पड़ रहा है, इससे तो महंगाई ही बढ़ना है और कुछ तो होना नहीं है। तो आम आदमी इससे कितना सही आम आदमी को राहत तो उतनी, देखिए महाराष्ट्र को लेकर ये होता है ना, देखिए अभी आंकड़े पेश किए गए थे, उसके आर्थिक आंकड़े आए, तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये बात आई कि महाराष्ट्र 51 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। 51 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में अगर हमें 10-11 लाख करोड़ अगर हमारे ऊपर कर्ज है, तो कोई बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है, मतलब 25% से कम है। मतलब देश की जीडीपी, तो क्या 100% कर्ज होना चाहिए? तो वो उनका आंकड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है ना, आंकड़ों का खेल तो है। लेकिन महाराष्ट्र के पास उतने संसाधन भी हैं। देखिए जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का है, और टैक्स कलेक्शन में, औद्योगिकीकरण में, निवेश में 1 नंबर पे हैं आप। तो इसके नाते ये सारी चीजें जो है ना, एक तरीके से जो कर्जों की रकम है या राजकोषीय घाटा है इनका, वो उसमें छुप जा रहा है, क्योंकि आय इनकी बढ़ाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं और आय बढ़ भी रही है, क्योंकि औद्योगिकीकरण है, शहरीकरण है, उसका वो ऐसे नहीं हो रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान उस तरह सरकार अपनी योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन उस तरीके का नहीं। महाराष्ट्र को ये सौभाग्य से ये चीजें मिली हुई हैं, आर्थिक राजधानी होने के नाते, कि ये सारी चीजें निवेशक यहाँ आकर्षित होते हैं सबसे ज्यादा। और बाकी चीजों को देखा जाए तो आम आदमियों को के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और मेडिकल शिक्षा के लिए उस तरह की बहुत कॉन्क्रीट जिसको कहा जाता है ना, कि वो व्यवस्था नहीं हुई है। वो टू बी फ्रैंक वो बोल सकते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, बशर्ते ये केवल केवल इंफ्रा बढ़ाने से महाराष्ट्र के पूरे भला नहीं होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र भी 10 से 12 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा। अब किसानों को कर्ज माफी क्यों देनी पड़ रही है? समस्याएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, हवामान में बदल हो रहा है, हालत खराब हो रही है किसानों की, इसलिए उनको देना पड़ा है। लाडली बहनों के नाते जैसे कहा इसमें भी मेरे ख्याल से एक चीज करना चाहिए, बढ़ रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान है उन्हें कर्ज माफी होनी चाहिए, या तो बड़े बड़े लोग फायदा इसका उठा लेते हैं। जी, इसकी भी सीमाएं घोषित की गई, ये बात आपने बिल्कुल सही। बहुत सारे बैंकों ने बहुत गलत आंकड़े पेश करके वो किस कर्जों माफी करके अपने उसमें जो बोलते हैं ना, बैंकों का अपना जो कर्ज की सीमा है या उनके कर्जों को कम करने के लिए, एनपीए कम करने के लिए उन्होंने इस तरह से किए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, जो आवश्यक किसान हैं, जो वाकई में जिनको कर्ज माफी की जरूरत है और जो ईमानदारी से कर्ज भर भी रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिए जाने का प्लान है। देखिए देश में किसान, देखिए कृषि प्रधान देश है, कृषि बहुत बड़ी आबादी है देश की, इस पर महाराष्ट्र आता है, लेकिन महाराष्ट्र को
अलग तरीके से ले जाने के लिए केवल शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण विकास पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम ध्यान दिया, हालांकि उन्होंने 1000 गांव जो है 1000 आबादी वाले जो गांव हैं उनको सबको कॉन्क्रीटीकरण, लेकिन कॉन्क्रीटीकरण और इंफ्रा से यही चीज़ें फिर सामने आ रही हैं कि गाँव का गाँवपन आपको दिख नहीं रहा है, गाँव भी शहर में तब्दील होते जा रहे हैं। इसका मतलब सारा का सारा ध्यान आपका केवल वो विकास के नाम पर इंफ्रा योजनाओं पर ही है। जी, जी। और इंफ्रा योजनाएं जैसे कहते हैं आप, उसमें बड़े बड़े राशि भी दिखती है, करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं, वो फुला हुआ दिखाई देता है और उसको पूरे होने में भी समय लगता है और पूरे होते होते उसके कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लगने वाली लागत के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जी 50% ज्यादा तो करप्शन चले जाते हैं। बात तो वो करप्शन होना ही है, जितना डेवलपमेंट होगा उतना करप्शन और उसकी कीमत इसलिए बढ़ती जाती है, उसका कॉस्ट सिस्टम बढ़ता जाता है। जो चीज़ें 4 साल में होनी चाहिए 6 साल 7 साल लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं सरकार के पास, लेकिन ये है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा काबिल मुख्यमंत्री है आपके पास। वित्त मंत्रालय पहली बार उनके पास आया, इसके पहले तो अब आपको बता दूं ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से बजट पेश किया। इसके पहले यशवंतराव चौहान जी और वसंतराव नाइक भी बजट पेश कर चुके हैं महाराष्ट्र का, लेकिन ये अजित पवार जी के हर साल से अलग क्या लगा आपको? हर साल से अलग हर साल से तो देखिए कुछ नहीं, केवल इंफ्रा योजनाओं पर उन्होंने पूरा ज़्यादा से ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से काम शुरू हुए हैं, जिस तरह से जो काम दिख रहे हैं वो खाली पेपरों पे हैं, सामने नहीं दिख रहे। नई योजनाओं की घोषणा ऐसे कुछ नहीं हुई है। आपको बता दें बजट में कुछ नई योजनाएं, लेकिन जो योजनाएं उन्होंने प्रस्तावित की हैं उसको आगे बढ़ाने का प्लान है और आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने उसको 2047 से जोड़ दिया है कि 2047 की दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हम केंद्र के साथ हैं। तो डबल इंजन की सरकार जैसे कहती है ना, ट्रिपल इंजन है, डबल इंजन की बीएमसी लिया है तो ट्रिपल इंजन। आपको मैं बता दूं बीएमसी का बजट 7000 करोड़ का है आरोग्य विभाग का, और इनका 6000 करोड़ का बजट, मतलब बीएमसी इनसे आगे, बीएमसी इनके आगे है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा अलग अलग समस्याएं भी हैं, अलग अलग आंकड़े भी हैं, इसलिए कहा भी जा रहा है कि थोड़ा आंकड़ों का भी खेल है इसमें। और इसको देखिए देवेंद्र फडणवीस जी जैसे आपने कहा कि वो चाणक्य हैं, इसको जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था है। हाँ, खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब आपने कहा ना 7,70,000 करोड़ के बजट में 2.5 से 3 लाख करोड़ की योजनाएं हैं, बाकी 4 लाख करोड़ जो है वो कहाँ जाएगा? वो वेतन भत्तों और बाकी खर्चों पर जा रहा है। आप सोचिए 60% से ज्यादा राशि और अन्य मदों में खर्च की जा रही है, यानी योजनाओं के अलावा। तो ये कहीं ना कहीं उस पर खर्चों को लगाम लगा के फिर ये जो घाटा कम करने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर तो ये बजट थोड़ा सा कूल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जनता पर इसका कितना असर पड़ता है ये आने वाला किस तरह फायदा होता है आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। फायदे की अगर बात करें तो लाडली बहना का योजना का फायदा तो लोगों को हो रहा है। अब किसानों को 2 लाख रुपए जो कर्ज माफी है उसका अगर सीधा सीधा उनको फायदा है मिलता है तो फायदा ही फायदा है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जी का यही संदेश है बजट के माध्यम से कि हम जो है आम लोगों के साथ है, खास लोगों के भी साथ है और सरकार के साथ हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए कि क्या लगता है ये बजट जो पेश हुई है महाराष्ट्र बजट 2025-26 की किस तरह का है ये जी। तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम यही उम्मीद करेंगे बजट से जो है सरकार को भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो और देश जो है तरक्की की तरफ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।